गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। गोल ब्लैडर कैंसर के बारे में आज देख पढ़ेंगे हम लोग। और थोड़ा सा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, टेस्ट कौन से हो सकते हैं कैंसर के केसेस में, उसको बाद में देखते हैं, टाइम रहेगा तो। गोल ब्लैडर आप सब लोग जानते हैं, लीवर के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन है और लीवर से सिक्रेट होने वाला बाइल को स्टोर करता है। बाइल फर्दर फिर हमारी डाइजेशन में फैट को इमल्सिफाई करके उसको डाइजेशन करने के लिए जरूरी होता है। गोल ब्लैडर कैंसर भी बहुत कॉमन आजकल होता जा रहा है। नंबर ऑफ टाइप इसके देखने को मिलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल बेसिस पे, लेकिन एडिनोकार्सिनोमा ही सबसे ज़्यादा रहता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज का कैंसर हम देखते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप है। गोल ब्लैडर की म्यूकोजल जो सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स जो होती हैं, उनसे वहाँ ये देखने को मिलता है। इसके अलावा पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा, ये भी उसी का एक टाइप है जिसमें मशरूम लाइक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। ये थोड़ा स्लो होता है और वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनमें ये हो जाता है, किसका, क्योंकि इसका प्रोग्नोसिस थोड़ा बेटर है, यानी कि टाइम से पहले पता लगना थोड़ा अच्छा है, इसमें चल जाता है पता। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये और भी रेयर टाइप है लेकिन अग्रेसिव बहुत होता है, और स्क्वैमस और एडिनो कार्सिनोमा दोनों को मिक्स करके भी एक कैंसर देखने को मिलता है, एडिनोस्क्वेमस कार्सिनोमा जिसे बोलते हैं, लेकिन ये सब रेयर टाइप के ही हैं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, ये भी बहुत रेयर है, ये भी गोल ब्लैडर की जो ग्लैंड्स हैं उनके आसपास या उनमें ही क्रिएट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एडिनो कार्सिनोमा ही हम लोग देख रहे हैं, वही होता है। रिस्क फैक्टर, वो पेशेंट्स जिनमें इसके होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, दैट इज कोलीलिथियासिस, मतलब गोल ब्लैडर की स्टोन, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही है। इसके बाद क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी कि क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। लिथियासिस मतलब स्टोन, पत्थर, और सिस्टाइटिस मतलब लाइनिंग में सूजन होना, गोल ब्लैडर में सूजन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। इसके अलावा पोर्सिलेन गोल ब्लैडर, कैल्सिफाइड वॉल्स मतलब रिजिड वॉल, ज़्यादा कड़ा होना, ये कुछ लोगों में रहता है, बाय बर्थ भी है ये। फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, ये भी रिस्क फैक्टर है एक। ओबीस पर्सन, ओबेसिटी मतलब मोटे, बहुत ज़्यादा फैटी डाइट लेने वाले लोग। इन्फेक्शंस, साल्मोनेला टाइफी यानी कि टाइफाइड जिनको बार बार होता रहता है, फैमिली हिस्ट्री में तो कैंसर चलता ही है। केमिकल एक्सपोजर भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, लेकिन इससे कोई ये तो फिक्स नहीं है कि भाई गॉल ब्लैडर का ही होगा। लेकिन इससे पहले जितने भी रिस्क फैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करते हैं ये। दीज रिस्क फैक्टर्स मैटर्स अलोट। ये अगर पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो उसको अच्छी जीवन शैली जीनी चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना चाहिए। जैसे फीमेल है वो फैटी डाइट लेती है, ओबीस है, मोटी है, तो उसको
ध्यान रखना चाहिए। और बार बार टाइफाइड भी होता है तो फिर तो स्थिति गड़बड़ कर सकती है। फैमिली में जो भी बीमारी हैं, केवल कैंसर ही नहीं, वो जरूर कैरी करती हैं। वो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना चाहिए, जो जैसी लाइफ उनके फैमिली में लोगों ने जी है उसको बेटर करना चाहिए उन चीज़ों से बचने के लिए। पैथोलॉजिकल या पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन की जब बात करते हैं, तो गोल ब्लैडर स्टोन या इन्फेक्शन से जो गोल ब्लैडर की वॉल है वो रिपीटेडली इरिटेट होती रहती है, क्योंकि गोल ब्लैडर स्टोन है या इन्फेक्शन भी है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन में डिस्टरबेंस होता है। तो गोल ब्लैडर की जो वॉल है वो रिपीटेडली इरिटेट होगी, उससे भी इन्फ्लामेशन क्रिएट होगी। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन से एपिथेलियल सेल में इंजरी होगी और डीएनए में म्यूटेशन होगा। ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, चाहे वो स्टोन से हो रही है या किसी भी वजह से हो रही है। सेलुलर चेंजेस, एपिथेलियल लाइनिंग में डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है। फिर कार्सिनोमा इन सीटू होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह, और उसके बाद वो इन्वेजिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नियर बाई सेल में इन्वेड कर जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन से चीजें स्टार्ट हुई हैं और कार्सिनोमा इन सीटू से लेके इन्वेड तक पहुंच गई हैं। धीरे धीरे उसी उन्हीं स्टेज को हम समझ रहे हैं। नियर बाई सेल में इन्वेड होने के बाद फिर मेटास्टेसिस की सिचुएशन आती है। डायरेक्ट इन्वेजन लीवर में, बाइल डक्ट एडिनोकार्सिनो ड्यूडेनम कोलन, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू स्प्रेड होना, हेमेटोजीनियस रूट के थ्रू स्प्रेड होना, पेरिटोनियल सीडिंग के थ्रू आगे बढ़ना, पेरिटोनियम कैविटी में मल्टीपल नोड्यूल जो है वो बनने लगते हैं। तो गोल ब्लैडर स्टोन से या सिस्टाइटिस से गोल ब्लैडर की वॉल में इंजरी हुई, एपिथेलियल सेल इंजरी जिसको बोल रहे हैं, उससे डीएनए का म्यूटेशन हुआ। देखिए यहाँ इंजरी यही बताती है, नॉर्मल बिहेवियर में भी मान लीजिए कोई पर्सन है और उसका नेचर बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर का पर्सन है, और उसको बार बार इरिटेट किया जाएगा, रोज उसको छेड़ा जाएगा, उसके साथ बदतमीजी करी जाएगी, उसको गाली गलौज किया जाएगा, तो एक दिन उसका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो म्यूटेट हो जाएगा। और ये केवल एक एग्जाम्पल दे के मैंने आपको बताया है, रियल स्टेज में भी ऐसा ही होता है। आप अपने स्किन के किसी पर्टिकुलर जगह रोज स्क्रैच करने लगिए, वो स्किन का एरिया ब्लैक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा बाकी जगह से, उसका नेचर पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। थोड़े दिन बाद उसमें सेंसेशन भी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, पैनक्रियाटाइटिस में ही ऐसा होता है। पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होने के बाद ही ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इस तरीके से ये डेवलप होता है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसकी स्टेजेस भी अलग अलग हैं, वैसे ही जैसे बाकी में भी मैंने आपको बताया। इनिशियल स्टेज कार्सिनोमा इन सीटू, जिसको स्टेज 0 बोलते हैं, केवल म्यूकोजल लेयर तक लिमिट होता है। फिर स्टेज 1 गोल ब्लैडर की वॉल के अंदर ये कन्फाइंड है, मस्कुलर लेयर तक मैक्सिमम आप इसको देख सकते हैं। स्टेज 2 में ये सिरोसा तक पहुंच जाता है, यानी कि मिकोजा लेयर के एक और आगे लेयर में चला जाता है।
लीवर के साइड पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। स्टेज थर्ड नियर बाई ऑर्गन में इन्वेट करता है, लीवर, स्टमक, ड्यूडेनम, कोलन, रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि उस जगह जितने लिम्फ नोड हैं उस एरिया में। और लास्ट स्टेज में एक्सटेंसिव इन्वेजन, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, वाइटल ऑर्गन का इन्वॉल्व होना, नोड्यूल बन जाना, लीवर में नोड्यूल, पेरिटोनियल एरिया में नोड्यूल। सिम्टम्स में आगे स्टेज वाइज भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये इनिशियल लेवल के सिम्टम्स को अगर देख लिया जाए, राइट अपर क्वाड्रेंट या हाइपोकोंड्रिक रीजन, RUQ जिसको बोलते हैं, वहाँ लगातार पेन रहना, डलनेस, कॉन्स्टेंटली डलनेस और पेन रहना, ये पहला साइन है। इस इन इन सब चीज़ों में कम से कम इमेजिन टेस्ट तो करा ही लेने चाहिए। नोजिया, वोमिटिंग, खासकर फैटी फूड खाने के बाद तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, थोड़ा सा भी फैटी फूड खाया तो तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, ये वही क्लासिकल सिम्टम जो पहले बता चुका हूँ। जॉन्डिस, क्योंकि बाइल डक्ट इसमें ब्लॉक होने लगती हैं, तो स्क्लेरा मतलब आंखों में और स्किन जो है वो येलोविश नजर आती है। एब्डोमिनल मास, राइट अपर एब्डोमिनल एरिया में पैल्पेबल, मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, अलग से मास जो है वो क्रिएट होने लगता है, अलग से स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगता है। लगातार फीवर रहते जाना, फीवर होगा फिर ठीक होगा, फिर होगा फिर ठीक होगा। इन्फेक्शियस कंडीशन में एसाइटिस, यानी कि पानी भरना पेट में। लेकिन ये जो कैंसर है, ये इसका जो डायग्नोसिस है या प्रोग्नोसिस की मैं बात करूं, ये बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है। अर्ली सिम्टम्स गोल ब्लैडर स्टोन जैसे ही होते हैं, या नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में ये रियल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने केस टोटल इंडिया में होते हैं, उनमें से मोर देन 70-80% केसेस नॉर्दर्न इंडिया के ही हैं। और ज़्यादा फैटी डाइट लेना इसका बड़ा कारण है, और फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तब तक लोकल ही रहता है। कोलिसिस्टेक्टोमी के थ्रू गोल ब्लैडर को निकाल देते हैं। सेकंड स्टेज में भी डिटेक्ट हो जाए तो तब तक भी वो लगभग लगभग गोल ब्लैडर में ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टिक डक्ट तक चीज़ें पहुंचती हैं। लेकिन अगर वो इन्वेड हो जाए नियर बाई ऑर्गन में, फिर तो ये बहुत तेजी के साथ चलता है, और इसका तो ठीक होना लगभग नामुमकिन रहता है, क्योंकि लीवर का इन्वॉल्वमेंट बहुत खराब होता है। स्टेज वाइज सिम्टम्स को आप देखें अगर, तो स्टेज 0 में आप देखिए, जब ये केवल म्यूकोजल लेयर में है, मोस्टली एसिम्टोमेटिक है, कोई खास लक्षण नहीं, बस नॉर्मल इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, जो नॉर्मल डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये आइडिया लगता ही नहीं है। स्टेज 1, अब ये यहाँ डिटेक्टेबल है, यहाँ चीज़ें देखी जा सकती हैं। मस्कुलर लेयर तक लिमिटेड है, लेकिन गोल ब्लैडर में ही है। माइल्डली राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट है।
गोल स्टोन जैसा पेन हो सकता है, तेज भी हो सकता है और डल पेन भी रह सकता है, कभी कभी नोजिया वोमिटिंग। ये इनिशियली चीजें हैं। यहाँ पे इमेजिन टेस्ट वगैरह सब करा के यहाँ तक बहुत सर्जिकल भी पॉसिबल है, मतलब मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसको यहाँ पे ठीक कर देती है, क्योंकि वो गोल ब्लेडर को निकाला जा सकता है और वो कन्फाइंड है उसी एरिया में, बाहर निकला भी नहीं है। स्टेज 2, ये भी लगभग लगभग गोल ब्लेडर में ही रहता है, थोड़ा बहुत लीवर की साइड ये खिसकता है। अर्ली स्टेज 2 में भी चीजें बहुत हद तक पॉसिबल है। गोल ब्लेडर वॉल को ये एक तरीके से दूसरी लेयर में सिरोसा में भी चला जाता है, यानी कि गोल ब्लेडर की वॉल से, कैविटी से बाहर दिखता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे सिम्टम्स जो हैं बहुत क्लियर नजर आते हैं, लेकिन यहाँ किस्मत पे डिपेंड करता है कि भाई सेकंड स्टेज तो है, लेकिन कहीं वो लीवर की साइड में एडवांस तक तो नहीं पहुंच गए। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ऐसे लोगों को गोल ब्लेडर तो निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगले 6 महीने तक उसको जांच में रखा जाता है। रेजिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, लगातार राइट अपर कॉन्ट्रिक रीजन में पेन रहना, लॉस ऑफ एपेटाइट, तेजी से वेट लॉस होना, फैट का कंप्लीटली इंटॉलरेंस हो जाना, और जॉइंटिस शुरू हो जाएगा। ये स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खासकर मैंने बताया लॉस ऑफ एपेटाइट, चक्कर आना, बहुत तेजी से वेट का गिरना, और फैट के लिए इंटॉलरेंस हो जाना बिल्कुल 100%। ये स्टेज में अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। स्टेज 3, अब ये बुरी स्टेज है, क्योंकि यहाँ नियर बाय ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, अलग अलग पाथ के थ्रू, लीवर, स्टमक, ड्यूडेनम, कोलन, किसी भी रीजन में, लिम्फ नोड में स्प्रेड हो सकता है। सीवियर कंटिन्यूअस एब्डोमिनल पेन, पैल्पेबल मास, जॉन्डिस, डार्क यूरिन, क्ले कलर का स्टूल, क्योंकि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो बाइल पिगमेंट इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तो स्टूल जो है वो वाइटिश नजर आएगा, येलोनेस उसमें से खत्म हो जाएगी। नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, खाने को देख के उल्टी आना, तेजी से वेट लॉस होना, फीवर चलते रहना। दूसरा मेटास्टेसिस की कंडीशन है, एडवांस स्टेज, इसमें भी सीवियर एब्डोमिनल पेन, हाथ लगाने से भी दर्द होगा, टेंडरनेस, मार्क्ड जॉन्डिस यानी कि बहुत ज्यादा बिलिरुबिन का बढ़ जाना, एसाइटिस, पेट में पानी भरना, बहुत ज्यादा वीकनेस, वेट लॉस, ब्रीथलेसनेस, सूखी खांसी, ड्राई कफ, सीवियर फटीग, एनीमिया, खून की कमी, और इसमें भी लास्ट स्टेज रहती है जहाँ पे पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लगभग लगभग पैनक्रियाटिक कैंसर में भी यही कंडीशन रहती है। सिम्टम्स भी काफी हद तक सेम रहते हैं, दर्द वैसा ही होता है, बस थोड़ी जगह अलग होती है। ये स्लाइटली लेफ्ट साइड को पेन रहता है। अब हम इसमें क्या करेंगे वो उसकी तरफ चलते हैं। 1 मिनट लगेगा बस। ये तो बात पक्की है कि इनिशियल स्टेज में बहुत कम लोगों का डिटेक्ट होगा, लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब वहाँ भी ट्रीटमेंट वैसा ही रहेगा।
देखिए, गोल ब्लेडर की जब हम बात करते हैं तो गोल ब्लेडर की ऑर्गन रेमेडी, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। अनट्रेंड अनसाइंटिफिक लोग फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बिल्कुल गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना उनको ये पता है कितनी ड्रॉप डालने से कौन सा डाइल्यूशन बनेगा। अगर एक्चुअल में D3 है तो 30 ml में 5 ड्रॉप डालने से क्या डाइल्यूशन होगा वो उनकी समझ में आता ही नहीं है। ड्रग स्ट्रेंथ क्या होती है उनको पता ही नहीं है। कैसे फार्मेसी का एस्टेब्लिशमेंट होगा? एक दिन पहले कुछ कहीं से देखा पढ़ा, फिर अगले दिन फेसबुक पे चेप दिया, कुछ पता ही नहीं है उसका मतलब क्या है, क्या हो सकता है। तो ट्रेनिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। और आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ में, तो थोड़ा लॉजिकली चीज़ों को सोचिए और ब्लाइंडली फॉलो मत करना किसी को भी। क्योंकि हम तो लॉजिकली ही स्टडी करते हैं सब। डायल्यूशन में भी पूरा साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट रहता है। भाई, ड्रग स्ट्रेंथ तो केमिस्ट्री का पार्ट है, वो किसी पैथी का पार्ट थोड़ा ही है। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं जी ये तो होम्योपैथी फार्मेसी है। अरे उन पागलों से पूछे कोई, वो तो केमिस्ट्री है भाई। मोलिक्यूल की वॉल्यूम निकालना, मोलिकुलर का रेशियो निकालना, वो किस पैथी का है? वो तो सभी पैथी में होता है। आगे फार्मेसी बनेगी, फार्माकोपिया, वो फार्माकोपिया बनेगा तो इलेक्ट्रोपैथी में भी लिखा जाएगा वो। भाई आप भले ही D10 तक रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलो आप 30 to 100 डाइल्यूशन मत रखिए। आज आप ये आरोप लगा सकते हैं कि ये होम्योपैथिक है, ठीक है। लेकिन आप D10 तक भी रख रहे हैं तो मैंने मान लिया, लेकिन मोलिकुलर वैल्यू तो उसमें निकालेंगे ना, तभी तो आपने डाइल्यूट किया वो। नहीं तो सबको एक जैसी दवाई ना देते आप लोग। आप चाहे 1.9 से डाइल्यूट कर रहे हैं, चाहे 147 से कर रहे हैं, चाहे तुक्के वाले डाइल्यूशन से कर रहे हैं, 1 लीटर में इतने ml डाल दो, 500 ml में इतने ml डाल दो, लेकिन डाइल्यूट तो कर रहे हैं ना आप। डायरेक्ट D3 थोड़ा ही दे रहे हैं आप। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका मोलिकुलर वेट कितना है, या ड्रग स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ जब ऑर्गन रेमेडीज की बात करते हैं तो स्क्रोफलोसो 2, कैंसरेसो 2, ये तो बहुत स्पेसिफिक रेमेडी हैं गोल ब्लेडर के केस में, जो हमें यूज करना ही चाहिए। पार्सली इफेक्ट मैंने आपको बताया था, C10 का भी है, जब पढ़ाया था C10 भी पार्सली पेन किया लीवर के बाद में। फर्स्ट एक्शन लीवर पे है, सेकंड एक्शन पे गोल ब्लेडर है क्योंकि एसोसिएटेड ऑर्गन है। और पैनकियास भी क्योंकि सेम सिस्टम में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में पैनकियास भी आता है, स्प्लीन भी सेम ऑर्गेनाइजेशन में आता है। हालांकि उसका रोल अलग है, वो इम्यूनिटी का रोल है, लेकिन वो सेम ऑर्गेनाइजेशन है। तो H2C2 C10, ये तीनों रेमेडी इन तीनों जगह काम करती है। इवन इंटेस्टाइन पे भी ये तीनों रेमेडी काम करती है। उसी तरीके से अब हमें ट्रीट करना चाहिए चीजों को। सबसे पहला काम देखिए, इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को ही रिड्यूस हमें करना है। तो CA जैन प्रोटोकॉल को आप यूज करेंगे 3rd बोतल से। वो मैंने प्रोटोकॉल आपको बता ही रखा है। सेकंड या थर्ड क्लास में उसको पूरा प्रोटोकॉल बताया था। फिर यहाँ और चीज़ों को यूज करने की रिक्वायरमेंट भी है। CA जैन में हमारी क्या रेमेडी थी, क्योंकि H2C2 का यूज तो हमें करना ही है। CA जैन में A2C5L1 WAN1 GE P2 200 और WD3 से हमने लिया था।
और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डब्ल्यू ई हमने यूज कर ली, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिया है। लाइटर में डब्ल्यू ई को पॉजिटिव में यूज किया है। अब हमें यहाँ पे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी करना चाहिए, बी का। तो वही सेम जैसे मैंने बताया था, L2 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को एक स्पेसिफिक डाइल्यूशन में हमें लेना है। डिपेंड ये भी करेगा कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है, सिम्टोमेटिक चीजें क्या आ रही हैं। लेकिन L2B को जब आप यूज करेंगे, ज्यादातर हम इसको D4 से यूज करते हैं, बोतल में D4 से मेडिसिन डालते हैं। मतलब 30 ml में L2 की D4 से, D3 से नहीं, 10 बूंदे डाल दिया, और बी का भी 10 बूंद डाल दिया। अदरवाइज आप इसको D5 या D6 में यूज कर सकते हैं। ड्रग स्ट्रेंथ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन D6 भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है। D5 में यूज करेंगे, प्लस S2 और C2 की जो ऑर्गन रेमेडी है, वो आप D4 से यूज करेंगे, फ्रॉम D4। बल्कि ये मैं आपको बोलूंगा अगर ये इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं हमें फंक्शन को भी इंक्रीज करने का रिक्वायरमेंट रहता है। एडवांस में है तो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी, कंडीशन चेंज होगी, सिम्टम्स भी अलग होंगे। तो सी ए जैन तो आप रखेंगे ही, सी ए जैन सेम आप थर्ड बोतल से देंगे। या अगर आप इसको भी थोड़ा और लाइटर कर सकें, आपके पास 30 और 200 की पोटेंसीज अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। L2 और बी को सेम वैसे ही आप D4 में या D5 में रखेंगे, लेकिन S2 C2 को आप फिर आपको 200 में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो इनिशियल स्टेज वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ वो फंक्शन बढ़ा के क्या करेंगे जब वो ऑर्गन फेलियर होने की तरफ है। यहाँ तो अब आपको कंप्लीटली इन्फ्लामेशन को क्योर करना है, और उसको जो स्प्रेड हो रहा है तेजी के साथ उसको रोकना है। यहाँ सर्वाइवल की बात है, वहाँ ठीक करने की बात है। यहाँ सर्वाइवल की बात है कि भाई कितने दिन इसको जिंदा रखा जा सकता है। 2-3 पेशेंट को मैं ये ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है बीच में, लेकिन शुरुआती चीजें ऐसे ही रहती हैं। फिक्स तो कभी कुछ नहीं होता, ये आप सब लोग जानते ही हैं। सिम्टोमेटिकली इधर उधर चेंज करना होता है, लेकिन हमारे पास उतनी रेमेडी नहीं है कि कंफ्यूज होने की जरूरत है। देखता तो मैं सारी चीजें ही हूँ, फेसबुक पे लोग ये भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? केवल 38 तो रेमेडी है, वो भी ऑर्गन वाइज है, तो फिक्स क्यों नहीं होगा? फॉर्मूला तो फिक्स ही होगा, डाइल्यूशन इधर उधर जरूर करना होगा। अब एक तरफ तो आप लोगों को बता रहे हैं, एक आदमी को मैंने देखा, वो वीडियो भी बनाते हैं, वो एक तरफ तो बता रहे हैं कि S2 C2 गोल ब्लेडर की रेमेडी है, और फिर एक दूसरे आदमी की पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है भाई? जब S2 C2 ही आपने पढ़ा है, गोल ब्लेडर की रेमेडी है, तो गोल ब्लेडर में तो वही चलेंगे ना बस। बाकी जो प्रॉब्लम है उनका सिम्टोमेटिकली दूसरे ऑर्गन का सिलेक्शन करके आप यूज करिए। तो ये फिक्स रहे इसलिए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनी है। फिक्स नहीं था होम्योपैथी में, इसलिए तो होम्योपैथी को की चीजों को ओवरकम करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनाया मैटी जी ने। इंस्पायर्ड तो वहीं से है, लेकिन वो चीजें बिल्कुल चेंज कर दी उन्होंने। वहां फिक्स नहीं हो सकता है कुछ भी। वहां जुकाम होने की 20 रेमेडी हैं, वहां जुकाम के लिए फिक्स कुछ नहीं है। बुखार होने की 20 रेमेडी हैं, उससे भी ज्यादा हो सकती है। पेन की प्रोमिनेंट 10 से 12 रेमेडी हैं। चलने से बढ़ता है तो ये, चलने से कम होता है तो ये, बैठने से बढ़ता है तो ये,
जॉइंट गर्म है तो ये, जॉइंट ठंडा है तो ये, बरसात में बढ़ता है तो ये देनी है, बरसात में नहीं बढ़ता है तो ये देनी है, ठंड में बढ़ता है तो ये देनी है। वहां फिक्स नहीं हो सकता है, यहाँ तो फिक्स ही रहेगा फॉर्मूला। ये ऐसे लोग सब पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता इन लोगों को। मैं कभी ऐसे हार्ड वर्ड बोलता नहीं हूँ। लेकिन क्यों फिक्स नहीं हो सकता भाई, जब आपने बता दिया ये लीवर की रेमेडी है, तो लीवर में तो वही देंगे ना। या लीवर में H3C3 दे दोगे आप, या गोल ब्लेडर में आप H6C6 दे दोगे। नहीं देंगे ना, किडनी में देंगे आप H6C6, तो फिक्स क्यों नहीं होगा, फिक्स ही होगा। यहाँ फिक्स ही होगा फॉर्मूला। केवल 10-20% इधर उधर होता है। जी हाँ सरिता जी, आप टेस्ट की बात कर रही थी, CEA जो टेस्ट होता है, वो काफी हद तक इनिशियल स्टेज में कोलन, पैनक्रियाज और स्टमक या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर के लिए सही रहता है। GI कैंसर या ओरल कैविटी का स्मोकर्स के लिए भी। इसके अलावा फिर CA125 ओवेरियन के लिए, CA19 पैनक्रियाटिक के लिए स्पेसिफिक, AFP अल्फा, ये सब मैंने बना रखा है आपके लिए। और अभी तो मीटिंग एंड हो जाएगी आज, कल मैं आप लोगों को ये सारी चीज, ये पूरा का पूरा जो टेस्ट का है, इसमें कौन से ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकते हैं, उनको कैसे डिटेक्ट करेंगे, मतलब कौन कौन से हो सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। और इमेजिंग के जो टेस्टिस हैं वो कैसे हो सकते हैं। बायोप्सी को भी देख लेंगे, हालांकि वो हमारी पैथी के साथ मैच नहीं होता है। फाइनल कंफर्मेशन मॉडर्न मेडिकल साइंस उसी को मानता है। बोन मैरो एस्पिरेशन है, ये भी बायोप्सी ही है। कुछ मोलिकुलर टेस्ट भी होते हैं। वैसे तो टेस्ट स्टेज के लिए टेस्ट भी हैं, कितना स्प्रेड हो रहा है उसके लिए भी टेस्ट हैं। ट्यूमर का साइज, नोड का इन्वॉल्वमेंट, मेटास्टेसिस, TNM बोलते हैं इसको। और उसको डिफाइन करते हैं ऐसे ही रेंज से, T1 T2 T3 T4 N1 N2 N3, मेटास्टैटिक, ये सब चीजें आएंगी, हम करते हैं अगली क्लास में इन सब चीजों को। सेकंड सेम का बैच मैंने बताया तो आपको, इस महीने के लास्ट में 30th को स्टार्ट होगा। हाँ एप्लीकेशन, देखिए इसका लीजन बाहर तो है नहीं, इसका जो लीजन है वो बाहर तो है नहीं है, ये तो पेन के लिए है। नॉर्मल जो हमारा होता है A2, S5, C5, F2 और WE, यही आप D4 से कंप्रेस कराइए। हॉट या कोल्ड, जिससे भी पेशेंट को रिलीफ लगता है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि कितनी टेंडरनेस है, बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है, पेल्पेबल नोडील दिख रहा है तो हॉट कंप्रेस ही कराइए, अदरवाइज नॉर्मल कंप्रेस करा सकते हैं। ठीक है, तो सीखिए जरूर, हर जगह से जहाँ से ज्ञान मिलता है ले लेना चाहिए, लेकिन लॉजिकली होना चाहिए। कोई प्लांट पढ़ा रहा है तो उसको भी देखिए, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्लांट पढ़ा रहा है, बायोलॉजिकल चीजें पढ़ा रहा है, कहीं वो मटीरिया मेडिका तो नहीं पढ़ाने लगा है। वहां बिल्कुल चीजें अलग हो जाती हैं। कुछ सिम्टम तो सेम रहते हैं, 20-30-50% तक चीजें सेम रहती हैं, लेकिन 50% बिल्कुल अलग होती हैं। फाइटोकेमिकल लेवल पे बहुत कम स्टडी होम्योपैथी में है, वहां ज्यादातर प्रूविंग रहती है कि भाई पेशेंट ने क्या रेस्पॉन्स दिया, हेल्दी बॉडी में उसको इंड्यूस करने के बाद उसने क्या रेस्पॉन्स दिया। चलिए खैर, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको, कौन से टेस्ट हो सकते हैं। एक दो क्लास और होगी अभी हमारी,
मैंने बोला था 7-8 क्लास में कराऊंगा और इतनी आराम से हो जाएंगी। बाकी आप सब खुद आगे करने लगेंगे।